बदल गया है, लेकिन किसानों की समस्या उससे ज्यादा जटिल हो गई है। अगर कोई कथाकार उस समस्या को अपने साहित्य में रूपांतरित कर पाता है, या आज की अपनी भाषा में रूपांतरित कर पाता है, तो शायद वेदांत के आगे उसे लिखना पड़ेगा, और इसके लिए पहले वेदांत पढ़ना पड़ेगा। तो जब हम ऐसे दौर में हैं तो मुझे लगता है कि हम सबको इस कठिन समय को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए, और इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए एक कोशिश करनी चाहिए। मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि पूरा समय हमारे मुख्य वक्ता और हमारे अध्यक्ष को मिले और जिनकी तत्वपूर्ण बात सुने, जिनकी बातों से हम और भीतर से भरे। अर्पण कुमार जी हमारे शहर में कुछ समय से रह रहे हैं। ये अच्छे उपन्यासकार हैं, लगातार लिख रहे हैं। देश भर की लेखक बिरादरी में उनका एक नाम है, और सबसे बड़ी बात कि वे एक बेहतरीन इंसान है। आज हम उनकी बात सुनेंगे। हमारे बीच डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। छत्तीसगढ़ में आज स्कूलों में जितने शिक्षक पढ़ रहे हैं उसमें से कम 25% को भी उन्होंने तैयार किया है। पीजीडीटी में पूरा जीवन रहे हैं, जहाँ टीचर्स स्टूडेंट बन के पढ़ते हैं, तो टीचर्स के टीचर बनेंगे। तो ये हम लोग सब हमेशा इससे प्रभावित रहेंगे, और ऐसे लोग सचमुच शिक्षक कहलाते हैं। तो आगे हमारे बीच है, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, इसकी हम सबको बहुत खुशी है। मैं आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे सह सचिव शिरोल जी को अपना सौंपता हूँ, और आप सब ने जो थोड़ी सी बात मेरे साथ साझा की इसके लिए शुक्रिया। साथियों, समय से टकराना और समय के साथ चलना आज के दौर के लिए लेखन में अपनी बात को रखने के लिए बहुत जरूरी है, और यही रचनाकार का धर्म है। मैं इस प्रेस क्लब में इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रेस क्लब के अध्यक्ष को भी धन्यवाद करता हूं, और इसलिए भी कि प्रेस क्लब का चुनाव अभी हुआ और वे नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं हमारे, और इस प्रेस क्लब की शुरुआत प्रेमचंद जी के साथ हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला समय इस बिलासपुर के अंदर हमारे गवई जी के इसमें काफी बेहतरीन ढंग से पत्रकारिता अपना एक स्थान ग्रहण करेगी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गवई जी को, वे आए और शपथ लें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना प्रेम, इतना आशीष दिया कि सचिव से अध्यक्ष तक का सफर पूरा हो गया है। और मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इस कुर्सी में बैठना और इस कुर्सी में बैठना जिम्मेदारी का एहसास है मुझे। काफ़ी दिनों से ये सोच थी कि साहित्य पर कुछ हो, लेकिन चूँकि कोरोना की वजह से हम लोग ये सब नहीं कर पा रहे थे। पिछले काल में भी हमारी बात हुई थी नकमल भैया से कि साहित्य पर कुछ होना चाहिए, और हमारे जो मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से साहित्य काम करता है। हम लोग रूटीन की खबरें लिखते रहते हैं, और साहित्य पर कुछ ज़्यादा जानकारी हमें नहीं होती, हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। पर स्कूलों में हमने पढ़ा है, प्रेमचंद जी को पढ़ा है। जो भी व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा होगा, जो ज़मीनी मुद्दों से जुड़ा होगा, तो ज़रूर उसको जन्म जन्मांतर तक लोग याद करेंगे। इस बात को हम प्रेमचंद जी से सीख सकते हैं। आज दो महान हस्तियों का जन्म दिवस है। आज महान गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफ़ी जी का भी जन्म दिवस है, और प्रेमचंद जी का भी आज उनकी भी जयंती।
प्रेमचंद जी जैसा कह रहे थे कि हमारा पहला एक कार्यक्रम है, साहित्यिक कार्यक्रम है, और चूँकि अब 2 वर्ष का कार्यकाल मुझे गुजारना है, तो मुझे लगता है जैसा उनका नाम है प्रेम, उसी प्रेम व्यवहार के साथ मैं इस पूरे शहर के लोगों के साथ जुड़ाव महसूस करूँगा और सभी पत्रकार साथियों को भी लेकर के एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ उन सभी वरिष्ठ जनों का आगमन हो, सभी अच्छे लोगों का आगमन हो, इस प्रेस क्लब की गरिमा बनी रहे और इसको हम एक ऊंचाई तक पहुँचाए, यही प्रयास करूँगा। आप सभी आए हैं, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है इस प्रेस क्लब में, हमेशा आते रहिएगा। मुझे अपने छोटे भाई की तरह, अपने बेटे की तरह, अपने दोस्त की तरह मुझे समझाते रहिएगा। कहीं गलती हो, कुछ गड़बड़ी हो तो मेरा कान भी पकड़ सकते हैं और मुझे समझा सकते हैं। सचिन सर मुझे पढ़ाते थे और मुझे समझाते थे, गणित मैंने इनसे पढ़ा है। तो आप सभी मुझे सही मार्ग दिखाएंगे, आप सभी यहाँ आमंत्रित हैं, कभी भी आते रहेंगे। धन्यवाद, आप सभी पहुँचे, बहुत अभिनंदन है आप सभी का। आदरणीय जो मुख्य वक्ता है और मैडम रंजना जी है, उनकी बातें हम सुनेंगे। मैं आप सभी का अभिनंदन देता हूँ, धन्यवाद। प्रेमचंद जी को प्रेस क्लब में याद करना ही इस बात का द्योतक है कि आने वाला समय इस बिलासपुर शहर के लिए साहित्यिक विचार विमर्श और जन सरोकारों के लिए जाना जाएगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अर्पण कुमार जी को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। उनका छोटा सा परिचय दे दूँ। वे साहित्य की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। उपन्यासकार, कहानीकार, कवि, आलोचक श्री अर्पण कुमार जी के लगभग 5 कविता संग्रह आपके आ चुके हैं। उनकी आत्मकथा, उनकी आलोचना की पुस्तक आत्मकथा का आलोक साहित्य की दुनिया में काफी चर्चित रही है। पर्यटन के शौकीन श्री अर्पण कुमार जी फोटोग्राफी के भी बहुत शौकीन हैं। उनके अनेक छायाचित्र देश की प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाओं में आवरण पृष्ठ के लिए प्रयुक्त हुए हैं। श्री अर्पण कुमार जी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री अर्पण कुमार जी। धन्यवाद अशोक जी। आदरणीय नथमत शर्मा जी, मैडम और प्रेस क्लब के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष, आप दोनों और सम्मानित सभी लेखकगण, पत्रकारगण और रचनाकार मित्रों, मैं कोई आधिकारिक वक्ता तो नहीं हूं, मगर यह नथमत जी का स्नेह है कि मुझे इन्होंने आमंत्रित किया। मैं इसके लिए इनका और प्रेस क्लब का धन्यवाद करता हूँ। और जो कुछ चीजें इस महान उपन्यासकार, कथाकार के बारे में कह सकता हूँ, मुझे अपनी सीमाएं भी होंगी, तो उसी के अंतर्गत अपनी कुछ बातें रखता हूँ। और यह जैसा कि नथमत जी ने अपने वक्तव्य में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा किया और उचित ही किया, प्रेमचंद जी को लेकर और उनकी प्रासंगिकता को लेकर। यह सही है कि आज हमारे देश में और देश के बाहर भी कई जगहों पर प्रेमचंद जी को अलग अलग रूपों में लोग याद कर रहे हैं और ज्यादातर कार्यक्रम वर्चुअल हैं, मगर यहाँ हम सभी की ओर से और आप लोगों की ओर से कोशिश हुई कि इसे एक भौतिक रूप में करें और इसी बहाने लोग मिलजुल भी लेंगे, तो मुझे भी अच्छा लगा। और प्रेमचंद को लेकर ऐसी कई सारी चीजें हैं जिस पर चर्चा होती रही है
और होनी चाहिए। और आगे भी उनके साहित्य में ऐसे कई तत्व हैं जो उन्हें खास तौर से प्रासंगिक बनाते हैं। कुछ बिंदुओं की ओर मैं इशारा करता हूँ। मैंने इस कार्यक्रम के लिए कुछ तैयारी भी की है, कुछ नोट्स भी लिए हैं, तो उस लिखित रूप में भी जाऊंगा, मगर यह पत्रकारों की संस्था है और आप में से कई लेखक पत्रकार हैं, तो एक महत्वपूर्ण खबर जो आज की ही है उसकी ओर मेरा ध्यान जाता है और आपका भी ध्यान गया ही होगा। आज ही दैनिक भास्कर में आप देख रहे होंगे, पहले ही पृष्ठ पर बॉटम में, राइट बॉटम में एक किसान की, धमतरी के एक किसान के निधन की सूचना या खबर सचित्र छपी है। वह व्यक्ति, वह किसान 62 वर्ष का है, अपने ही शहर से थोड़ा दूर धमतरी के गांव में अपने खेत में कल वह काम कर रहा था, बारिश हो रही थी और वह जो है वो अपने खेत में गया, 2 बैलों के साथ गया और तेज हवा में बिजली का तार गिरता है और ज्यादा वोल्ट का वो तार था जो खेतों के ऊपर से गुजरता है और उस तार के गिरने से उसकी मौत हो जाती है। और यही नहीं, उसके 2 बैलों की भी मौत हो जाती है। जरा सोचकर देखिए कि यह खबर कितनी हमें करुणा से भर देती है, हमारे अंदर कितने क्षोभ उठते हैं। अगर आज प्रेमचंद जीवित होते तो क्या लिखते हुए इसे किस तरह से दर्ज करते। ऐसी घटना चूंकि हमारे अखबार में, अपने शहर के अखबार में आई तो हम जान गए, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं उत्तराखंड में भी और अन्य जगहों पर भी, अन्य राज्यों में भी, झारखंड में भी, बिहार में भी, यूपी में भी, कि जब त्वरित जो है आकाशीय बिजली जो है वह गिरती है तो किसान खेतों में रहते हैं या खुले में रहते हैं कई बार, तो कैसे वे जो है अचानक से काल कवलित हो जाते हैं। मगर कल की घटना तो कोई आकाशीय बिजली भी नहीं थी, है ना, वो बिजली का तार गिरा था और वह व्यक्ति असमय मर जाता है, उसके 2 बैल भी चले जाते हैं। याद कीजिए, 2 बैलों की कहानी है प्रेमचंद की, और उसमें कैसे उस किसान के साथ उन 2 बैलों की प्रेम की कहानी है। आज का हमारा विषय भी यही है कि प्रेमचंद का साहित्य और किसानों की वर्तमान स्थिति। तो आज भी किसानों की स्थिति, जैसा कि नथमल जी ने भी अपने वक्तव्य में इशारा किया कि बदली है, मगर बहुत कहाँ बदली है। आज भी वे असुरक्षित हैं और ऐसे में प्रतिक्रिया आती है कि तेज हवा में बिजली के तार गिर सकते हैं। कम से कम क्षमा याचना जैसा कोई भाव तो होना ही चाहिए। वह न हो करके यह कहना कि तार गिर सकते हैं, तार को ऐसे तो नहीं गिरना चाहिए, कम से कम उसकी कसावट ऐसी हो, बीच बीच में कहां से वह गिरा है इस पर ध्यान जाए। अगर हम यह सब करेंगे तो यह घटना नहीं घटेगी और यह घटना कई जगहों पर घटती रहती है। तो वह चित्र जो है आज के ही अखबार का, वह चित्र, वह दुखद चित्र मुझे मतलब भीतर तक द्रवित कर बैठा और मुझे प्रेमचंद ही याद आए। और वह खबर, वह चित्र अपने आप में प्रेमचंद का साहित्य ही है। 2 संयोग देखिए, 2 बैलों की कथा में भी जो कहानी उनकी बहुत ही विश्व प्रसिद्ध कहानी है जी, हीरा और मोती की, आप सभी पढ़े ही हैं। तो उसमें वह 2 बैल कितने तरीकों से गुजरते हैं और कभी उनका जो, उस किसान का जो साला है उसके यहाँ उनको जाना पड़ता है और वे उनको ठीक से चारा पानी नहीं देते, वहां वह उदास होता है, फिर वो लौट आता है और फिर वह साला जो किसान का है वह फिर उन्हें घर ले जाता है। और जो किसान है जिसके वे 2 बैल हैं वह उनसे द्रवित होता है, उनको प्यार करता है, लेकिन किसान की पत्नी की इच्छा है कि
ये बैल अगर उसके भाई मांग रहे हैं तो हम ले जाएं, दो बार ले जाते हैं। फिर वो बैल जो है वो वहां उनको असुविधा होती है, अपने मूल मालिक की याद आती है, और फिर उसमें क्या होता है कि किस तरह से वहां उसको वह प्यार नहीं मिलता जो उसके मूल किसान देते हैं। तो फिर लेकिन यहीं पर प्रेमचंद क्या करते हैं कि जहां अगर प्रतिकूल घर भी है, घर में प्रतिकूल माहौल भी है, तो कोई ना कोई एक ऐसा पात्र होगा जो अनुकूल होगा, जो क्रूरता के बीच संवेदना का एक प्रतीक होगा। तो वहां भी बैल के उस नए मालिक के पास, जो उसके पुराने मालिक का साला ही है, उसका ही घर है, वहां उसकी बेटी उसका ध्यान रखती है। और जब ये दोनों अपने पगहे को तोड़कर भागना चाहते हैं तो फिर वह उनकी मदद करती है और वे भाग जाते हैं। और फिर आगे की घटना आपको मालूम ही है कि वो मटर के खेत में पहुंच जाते हैं, फिर काजी हाउस चले जाते हैं, फिर वे बंद हो जाते हैं, फिर वे अपने सींग से उस बंदी गृह को तोड़ देते हैं और घोड़ों को भगाते हैं, गधे नहीं भागते हैं। देखिए प्रेमचंद का व्यंग देखिए, गधे नहीं भाग रहे हैं तो वो बैल धक्का देकर उन गधों को भगाते हैं, मगर खुद रह जाते हैं। और फिर से उनको परेशानी होती है, फिर उनकी नीलामी लगती है, कोई व्यापारी आता है और उनको ले जाता है, मगर वे वहां भी नहीं रहते। और वो व्यापारी के यहाँ जाने से पहले ही उनको लगता है कि यह एक जाना पहचाना रास्ता है, तो वो उस पुनः अपने मूल मालिक की ओर लौट जाते हैं, है ना। तो इससे वो व्यापारी फिर वहां तक आता है कि हमने खरीदे हैं इन बैलों को, लेकिन उनमें से एक बैल जो ज्यादा उग्र है वो उसको सींग मारना चाहता है, तो वो व्यापारी भाग जाता है। तो इस प्यारी कहानी और कटाक्ष भरी कहानी के माध्यम से प्रेमचंद कई तरह के व्यंग भी कर रहे हैं और किसान परिवेश का चित्रण भी कर रहे हैं। किसानों में हर तरह के लोग हैं, उसकी भी पूरी व्याख्या कर रहे हैं। एक किसान है जो मूल मालिक है, वह तो अपने पशुओं के साथ दया भाव रखता है, लेकिन दूसरा उसका ही कुटुंब है, उसका अपना ही साला है जो उसको रूखे सूखे खाने खिलाता है, जी तोड़ मेहनत करवाता है, मारता भी है। तो यह जो अलग अलग रूपक हैं प्रेमचंद के यहाँ, वह महत्वपूर्ण है। और आज की यह जो खबर थी, तो मुझे बिल्कुल वह कहानी एक तरह से तरोताजा हो गई, इसलिए हमने इसके विस्तार में जाकर कुछ बातचीत की। दूसरी बात आते हैं कि किसी व्यक्ति की प्रासंगिकता कैसे हो। मुझे यह लगता है, जैसे अभी अग्रवाल जी ने कहा कि हीरा मोती, तो हीरा मोती इन्हें नाम कैसे याद आया? क्योंकि इनके अवचेतन में वह कहानी है, बहुत पहले पढ़े होंगे। हम सभी के अवचेतन में प्रेमचंद कहीं ना कहीं हैं। तो कोई भी लेखक बड़ा तभी है जब उसकी रचना या उससे जुड़े संस्मरण हमारे अवचेतन में। प्रेमचंद इसमें सफल है और उसके कई कारण हैं। प्रेमचंद सफल क्यों है और लेखक इतने सफल क्यों नहीं है? तो जैसे की बात नथनल जी ने भी की और साथियों ने भी की कि वे अपने समय को लिख रहे हैं, समय को लिख रहे हैं और एक बृहत्तर वर्ग को कहीं ना कहीं चित्रित कर रहे हैं, देखे हुए को लिख रहे हैं। ये वे प्रेमचंद है जो लेखन के दौरान जब हंस और दूसरी पत्रिकाओं का प्रकाशन करते हैं, संपादक तो वे हैं ही, लेकिन हंस और दूसरी एक साप्ताहिक पत्रिका है, उसके प्रकाशन से जुड़ते हैं, सरस्वती प्रेस खरीदते हैं, फिर उन्हें घाटा होता है और फिर उस घाटे को पूरा करने के लिए कुछ और इस तरह के उनके पास प्रस्ताव आते हैं, बॉम्बे जाते हैं, मगर वहां बॉम्बे उनको रास नहीं आता है। तो वे प्रेमचंद हैं जिनको मुंबई की चमक दमक रास नहीं आती है। बनारस और लम्ही गांव और आसपास का जो किसान है, जो उनकी समस्याएं हैं, वो उनमें ही रखना चाहते हैं। तो ये दोनों तरफ से यह बात हो रही थी। अगर हम प्रेमचंद को आज याद कर रहे हैं तो उसके कई कारण हैं। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हम उस लेखक को याद कर रहे हैं जो अपने सरोकारों के लिए और अपने जमात के लोगों के लिए लगातार लिखता रहा और
कई मतलब असुरक्षित जीवन शैली को भी अपनाया। उनकी नौकरी थी, वे शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर थे, मगर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान जब उन्होंने गांधी जी ने आह्वान किया कि लोग जो है असहयोग करें, तो वे नौकरी भी छोड़ते हैं। तो ये नौकरी छोड़ना एक घटना है, मगर इस घटना को हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं। उनके भी परिवार हैं, 3-3 बच्चे हैं प्रेमचंद के भी। तो यह पूरे इस तरह के एक सुरक्षित परिवेश में रहते हुए असुरक्षित को परिवेश को चुनना आसान नहीं था। प्रेमचंद ने यह किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेमचंद के यहाँ जीवन के कई रूप हैं, और ये इतने रूप हैं कि हमारी स्मृतियों में बसे हुए। प्रेमचंद के जितने उपन्यास हैं, जितनी कहानियां हैं, वे हमें यही याद दिलाती हैं कि सरलता में भी हम अपने समाज को कितने व्यापक स्तर पर ले जाकर देख सकते हैं। अगर हम नौकरी शायद वे 1-2 साल ही किए होंगे, अगर वे नौकरी कर रहे होते तो संभवतः इतना न लिख रहे होते, और अगर वे इतना न लिखते तो आज जो हमारा हिंदी साहित्य है, हम सबका हिंदी साहित्य है, और विभिन्न अनुवादों के माध्यम से पूरे देश का साहित्य है, तो क्या वह इस तरह से समृद्ध हो पाता? ये सोचने की बात है कि क्या फिर जो इतने 300 से ऊपर कहानियां हैं, 19 और उससे ऊपर उपन्यास हैं, यह सब कैसे संभव होता? तो कहीं न कहीं उन्होंने इस जीवन को चुना और अपने देश प्रेम के वशीभूत होकर चुना। गांधी के आह्वान पर नौकरी छोड़ी, मगर इसके साथ उनके अंदर और भी कई तरह के तत्व थे, कई भाव थे। मसलन और क्या भाव हो सकते हैं? एक भाव तो यही है देश प्रेम, आजादी का संघर्ष चल रहा है तो वहां उनको अपने कहीं सहयोग करना है। दूसरा भाव यह भी है कि हम देखते हैं कि प्रेमचंद एकदम से गांधी के अनुयायी नहीं है। जब भूकंप आया और गांधी ने उस भूकंप के पीछे कुछ दैवीय प्रकोप भी बतलाए, कुछ वैसे कारण भी दिए, तो उसका विरोध टैगोर भी करते हैं अपने पत्रों में, और प्रेमचंद ने भी उसका विरोध किया। वहां प्रेमचंद गांधी से असहमत भी होते हैं, और इस तरह से कई ऐसी कहानियां लिखी जिनमें भाग्यवाद का विरोध किया प्रेमचंद ने। किसानों के अंदर जो अंधविश्वास है, या वे अधिक खर्चीले हैं और अधिक खर्चीले होकर कर्ज में डूब जाते हैं, और कर्ज में डूबकर उनकी जो जमीनें बिकने लगती हैं, ये सब सारी चीजें उनकी कहानियों में भी और उनके उपन्यासों में भी ये चीजें आई। तो प्रेमचंद इसलिए मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है कि वे हमारे अवचेतन के तो हिस्से हैं ही। हम उन्हें जितना ही पढ़े हों, पूरा का पूरा पढ़े हों, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने बहुत लिखा है, और 56 वर्ष की उनकी कुल आयु रही है। इतनी कम आयु में, 56 वर्ष में भी वे 20 के बाद लिखना शुरू कर रहे हैं, तो इतनी कम आयु में इतना कुछ लिख देना आसान नहीं था। तो वो जो आज के हमारे इस बैनर पे भी लिखा हुआ है कि वे एक मजदूर अपने आप को समझते रहे, और कुछ न कुछ उनको रोज लिखना है, और कहीं ना कहीं जो है वे लेखन को अपनी जीवन शैली ही मान लेते हैं, और वह एक जो सहज भाव है, लेखन के प्रति समर्पण भाव है, वह उनके अंदर रहा। तो इस कारण से प्रेमचंद इतना लिख सके, और कहीं ना कहीं वे किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हुए। उन्हें यह चिंता नहीं रही कि लोग क्या समझेंगे। कई कहानियां सरल हैं, सामान्य हैं, मगर वे हमें क्यों प्रिय लगती हैं? 2 बैलों की कथा कितनी मार्मिक कहानी है, जिसकी आज हमने चर्चा की, और कितनी सरल है, बच्चे को भी समझ में आएगी, बड़े को भी समझ में आएगी। ऐसे ही कफन कहानी कितनी मार्मिक है, पूस की रात कितनी मार्मिक कहानी है, बड़े घर की बेटी
कितनी महत्वपूर्ण कहानी है। तो प्रेमचंद की ताकत यही है कि वे सरल भाषा में भी एक बृहत्तर ग्रामीण परिदृश्य को हमारे सामने रख देते हैं। उनके उपन्यासों में भी यह है, चाहे वो सेवा सदन हो, दमन हो, गोदान हो, इन तमाम जगहों पर वे लगातार किसान के जीवन को, भारतीय जीवन को और शिक्षा को वे लिखते रहे हैं। उनके कई निबंध भी हैं। प्रेमचंद अपने निबंधों के लिए भी जाने जाते हैं। उन निबंधों को भी पढ़ेंगे तो उनमें भी कई महत्वपूर्ण बातें हैं। अपने एक निबंध में वे तो 1936 में गुजर जाते हैं, उससे पहले ही अपने एक निबंध में इस बात का वो जिक्र करते हैं कि किसानों की जो समस्या इतनी है वह इसलिए भी है कि उनके अपने संघ नहीं है। तब उस तरह से किसानों के संघ बहुत प्रभावकारी नहीं थे। आज भी कोई बहुत प्रभावकारी हो ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन आप देख ही रहे हैं कि कैसे उसको लगातार सीमांकित करने की कोशिश की गई। तो वहां भी इस बात को अपने एक लेख में उठाते हैं कि कहीं न कहीं किसानों को मिलकर काम करने की जरूरत है। जो उनके स्त्री पात्र हैं या जो उनके दूसरे युवक पात्र हैं, जो उनमें विद्रोह की चेतना है, वह सब मिलकर ऐसा लगता है कि वे हमारे घर और परिवेश की ही कहानी। इसीलिए प्रेमचंद की प्रासंगिकता बनी हुई है और आज भी हमारे किसानों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। उनकी जो बेरोजगारी है उसका एक स्वरूप बदला है। उनकी जो प्रचंड बेरोजगारी है जिसकी चिंता प्रेमचंद भी करते हैं कि वे किसान प्रगति क्या करेंगे। वे किसान से बंधुआ मजदूर तक की यात्रा कर लेते हैं, किसान से वे दैनिक मजदूर तक बन जाते हैं। तो यह किसान का उस तरह से किसान की उन्नति नहीं हो रही है, उसका ह्रास हो रहा है, इसकी ओर प्रेमचंद का ध्यान जाता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। और समय की जो बात है उस परिदृश्य में, उस स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जिस तरह से प्रेमचंद जो हैं अपने आप को लगातार लिख रहे हैं, कई बार वे अंबेडकर से भी प्रभावित होते हैं। अंबेडकर जब तालाबों में दलितों द्वारा पानी भरने को लेकर आंदोलन करते हैं, उस समय वे मंदिर जैसी कहानी लिख रहे हैं प्रेमचंद। तो वे अलग अलग घटनाओं से प्रभावित हो रहे हैं और वहां से रूप उठा रहे हैं। वे यह भी देख रहे हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष में जो जिस तरह से सामंतों का या जमींदारों का जो गठजोड़ है, वे जेल भी जा रहे हैं, मगर तत्कालीन शासकों से उनकी कुछ गठजोड़ भी है और किसान जो है उसमें कहीं न कहीं मार्जिनलाइज्ड है, इसकी भी चिंता करते हैं। उनके कई उपन्यासों में यह बात आई है। तो किसान, अच्छा इतनी ही बात नहीं है। प्रेमचंद तो गांधी से बाद पैदा हुए और गांधी से पहले गुजर भी जाते हैं, मगर कोई लेखक बड़ा इसलिए भी बनता है कि वह अगर संघर्ष को भी लिख रहा है। आजाद नहीं हुआ है देश, प्रेमचंद ने आजादी नहीं देखी। जिस साल प्रगतिशील लेखक संघ की जो बैठक होती है, भारत में प्रथम अधिवेशन उसका जो है वो 1936 में होता है। सज्जाद जहीर ने जबकि इसकी स्थापना लंदन में ही की थी और वो जब लंदन से उसी साल 35 में ही भारत आते हैं तो कई लेखकों से संपर्क करते हैं, अपना घोषणा पत्र बनाते हैं और वे प्रेमचंद के पास भी जाते हैं, उन्हें भी भेजते हैं और फिर 36 में ही अप्रैल में इसका पहला अधिवेशन होता है और प्रेमचंद का उसमें अध्यक्षीय वक्तव्य होता है। उसमें जैनेन्द्र भी शामिल होते हैं, तमाम बड़े लेखक हिंदी के उर्दू के शामिल होते हैं। तो 36 में वे गुजर भी जाते हैं। 36 में उनका अंतिम उपन्यास गोदान आता है और बाद में दूसरे उपन्यास जो अपूर्ण रह गया मंगलसूत्र, बाद में उनके बेटे मंगलसूत्र उपन्यास को किसी तरह से पूरा करते हैं। तो आजादी मिलने से पहले जो लेखक गुजर जा रहा है, मर जा रहा है, वह आजादी के बाद किस तरह की स्थिति होगी। कई उनके ऐसी रचनाएं हैं जिनमें उनके पात्र इसकी बात उठाते हैं।
कई महिला पात्र इस बात को उठाती हैं कि जब आजादी मिल जाएगी, जब स्वराज आ जाएगा तो आप लोग तो महलों में रहेंगे, हम लोग गरीब ही बने रहेंगे। आज हम देखते हैं तो वह स्थिति कहीं ना कहीं सच है। तो प्रेमचंद इसलिए भी बड़े हैं कि न सिर्फ वे आजादी के संघर्ष को लिख रहे हैं, बल्कि आजादी के बाद कैसी स्थिति इस देश में उत्पन्न होगी और किसानों की कैसी स्थिति रहेगी, दलितों और मजदूरों की कैसी स्थिति होने जा रही है, इसका भी वह एक स्वप्न देखते हैं, आकलन करते हैं और हम लोग उनकी रचनाओं में इसे पढ़ सकते हैं, उपलब्ध है जो उनके पात्र इन बातों को उठाते रहे। तो इस तरह से जो एक वैश्विक दृष्टि या अपने समय से आगे जाकर देखने की जो बात है वह प्रेमचंद में देखी। उनका वैचारिक साहित्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका गल्प साहित्य। गल्प साहित्य में हम लोग पढ़े हुए हैं, लेकिन याद कीजिए कि उन्होंने अपने संपादकीय में कई पत्रिकाओं के भी संपादक रहे, हंस के तो रहे ही, माधुरी के रहे और भी कुछ पत्रिकाओं के संपादक रहे। तो उनमें वे लगातार लिखते रहे हैं। उनमें सोवियत क्रांति जो 1917 में होती है उसका जिक्र है, उस पर भी वे एक आलेख लिखते हैं। उस घटना के बाद गांधी आते हैं भारत में और जब स्वतंत्रता का एक परिदृश्य जिसकी चर्चा नथुला जी ने भी की, गोखले के बाद गांधी के आने से बदलता है, इसकी आहट उनके अंदर है। गांधी और अंबेडकर के बीच जो बारीक बारीक से या कहिए स्पष्ट भी मतभेद हैं, उसकी भी आहट प्रेमचंद साहित्य में है। और प्रेमचंद इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वे लगातार विभिन्न भाषाओं के बीच सेतु का भी काम करते हैं। आप जानते हैं कि पहले वे उर्दू में लिख रहे हैं, नवाब राय के नाम से लिख रहे हैं और उनका जो पहला कहानी संग्रह है सोजे वतन, उसमें इस तरह के मूल्य हैं देश को लेकर, इस तरह की चीजें वे कहते हैं कि तत्कालीन शासक को उसे जब्त करना पड़ता है और हिदायत देनी पड़ती है कि आप आगे से न लिखें। फिर वे नहीं रुकते। वे चाहते तो हार मान सकते थे, रुक सकते थे, चाहते तो उनकी अच्छी खासी नौकरी थी उसको भी जारी रख सकते थे, मगर वे ऐसा नहीं करते हैं। वे अपना नाम बदलते हैं और प्रेमचंद के नाम से लिखते हैं। सोजे वतन की कहानियां भी आप पढ़ सकते हैं जिनमें कई महत्वपूर्ण कहानियां हैं। लेकिन एक तरफ प्रेमचंद देश प्रेम की बात तो कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ जो हमारे भीतर की, हमारी अपनी परंपराओं में जिस तरह के अंधविश्वास हैं या जो जकड़ने हैं, उसकी भी चिंता कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका देश प्रेम या जो उनका राष्ट्रवाद है एक अंधा राष्ट्रवाद है, यह एक बड़ी बात है। इसलिए आज भी इतने सारे लोग प्रेमचंद को याद कर रहे हैं कि उनका राष्ट्रवाद तब भी उतना ही प्रासंगिक था, तब भी वे उतने ही सजग थे जितने सजग आज भी हमें होने की जरूरत है। और आज भी हमें से कई लोग एकदम से जो हम ब्लाइंड बनकर किसी चीज को मान लेते हैं या तर्क की कसौटी पर उसे नहीं कसते हैं, तो प्रेमचंद वहां भी अपने आप को सही साबित करते हैं। इस तरह से हिंदी और उर्दू के बीच वे एक सेतु भी बनते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी उनकी कहानियां उर्दू में भी आती हैं, हिंदी में भी आती हैं, तो वे एक तरह से पूरे सेतु का भी काम करते हैं। तो एक तो बात यह हुई। दूसरे हम यह भी कह सकते हैं कि प्रेमचंद ने जो जीवन जिया, जो जीवन चुना, उसमें बहुत फाक नहीं है। वे जैसा लिख रहे हैं वैसा वास्तविक जीवन में कर भी रहे हैं। मतलब अगर वे विधवा विवाह की वकालत करते हैं तो स्वयं एक बाल विधवा से शादी भी करते हैं। शिवरानी देवी उनकी दूसरी पत्नी है और बाल विधवा है। तो यह जो एक फाक का न होना है किसी चरित्र में और लगातार संघर्षों में जीना है, कलम के लिए अंत तक समर्पित रहना है अपने लेखन को लेकर, यह एक बड़ी बात है। तो हम सभी लोग बचपन से ही उन्हें पढ़ते आ रहे हैं। मैंने स्वयं अपने गांव में 10वीं तक मैं अपने गांव में ही रहा हूं, वहां भी प्रेमचंद का अधिकांश साहित्य पढ़ा। अमृतलाल नागर जी को और प्रेमचंद को, नागार्जुन को,
अमृता प्रीतम, शिवानी, जो गांव में जो आम लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वे भी प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं, और जो एक पूरा बौद्धिक वर्ग है वह भी पढ़ रहा है। वह प्रेमचंद जो बच्चों की कहानी में बड़े घर की बेटी हो या और दूसरी कहानियां हो, दो बैलों की कथा हो, उसकी रात हो, जो स्कूल के पाठ्यक्रम में है, जो उनकी कृतियां, वही प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि में बीए थर्ड ईयर में दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं रंगभूमि भी पढ़ रहा हूँ। रंगभूमि के सूरदास की बात नथमल जी ने भी की कि वह कैसे एक बड़े स्तर पर, एक बड़े रूपक के तौर पर एक अंधा व्यक्ति एक नायक बनता है। कई अंतर्विरोध हैं, जो अंतर्विरोध बाद में रेणु के उपन्यासों में भी हमें मिलते हैं, उससे पहले वे हमें प्रेमचंद के भीतर वैसे अंतर्विरोध मिलते हैं। बाद में आप जानते हैं कि लंबे समय तक गोदान उपन्यास, सिविल सर्विसेज का जो पाठ्यक्रम होता है हिंदी विषय का, जो हिंदी में, अब तो उसका स्वरूप थोड़ा बदला है, उसमें भी गोदान रहा। तो गोदान की कितनी तरह की व्याख्याएं हुई, और हमारे बड़े आलोचक हमारे देश के डॉक्टर रामविलास शर्मा वे लिखते हैं कि प्रेमचंद ने जिस तरह से अपनी कृतियों में उपन्यासों को, अपने उपन्यासों में और कहानियों में किसान के जीवन को उठाया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा लिख रहे हैं, वैसा दुर्लभ है। तो यह एक ताकत है कि किसान की समस्या को बार बार वे उठाते हैं, और जहां किसान की समस्या अगर मूल रूप में नहीं भी है, वह घटना सीधे संबंधित नहीं भी है, तो उसकी पृष्ठभूमि में किसान की पृष्ठभूमि है, उसकी पृष्ठभूमि में गांव है, उसकी पृष्ठभूमि में पंच परमेश्वर है। तो पृष्ठभूमि में भी वह अपने उन अनुभवों को सहेजते हैं, उसको बरतते हैं। तो ऐसे ही कुछ बातचीत है, और मुझे याद नहीं कि मैंने जो लिखा था उसको मैं पढ़ ही नहीं पाया और स्मृतियों की बात हमने कर ली। और एक चीज और जो मुझे लगता है कि वो हमें करना चाहिए, प्रेमचंद ने गरीबी की बात काफी की है, और गरीबी का संबंध सीधा किसानों से तो है ही, शहरों में भी कोई कम गरीबी नहीं है। इसको भी मैं देख रहा था कि जैसे आप देख लीजिए अपने ही आसपास, अपने ही शहर में देख लीजिए, अटल आवास जो बने हुए हैं, उनमें जो लोग रह रहे हैं, उनकी स्थिति को आप देखिए। तो संयोग से मैं जहाँ रहता हूँ उसके पास में भी एक अटल आवास है, वहां भी कुछ लोग रहते हैं। एक सब्जी विक्रेता है जिससे मेरी बातचीत होती है सब्जी खरीदते हुए, तो मैं क्रमशः बातचीत करते हुए यह पाया कि उसकी बेटियां जो हैं वो या कहीं मॉल में काम कर रही हैं, या चश्मे के घर में काम कर रही हैं, और साथ में पढ़ाई भी कर रही हैं। चश्मे की दुकान, इसी बिलासपुर की बात हो रही है, या जो हमारा अभी नया कोरोना मॉल खुला है, या मैग्नेटो मॉल है, या पीछे 36 मॉल है, उधर भी आप देखिए जो युवक लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, तो बड़े होनहार लोग हैं, वो सब पढ़ रहे हैं। तो कोई कॉमर्स कर रहा है, कोई आर्ट्स पढ़ रहा है, कोई साइंस भी पढ़ रहा है। चश्मे की दुकान पर बैठकर इसी बिलासपुर में हमने लड़की को अपनी पढ़ाई करते हुए देखा है, क्योंकि लॉकडाउन भी है या कोरोना भी है, लोग भी बाहर कम निकल रहे हैं, तो दुकानों में उतनी भीड़ नहीं है। और अगर वह दुकान में खाली समय में अपनी किताब पढ़ रही है, तो दुकान मालिक को कोई समस्या नहीं है, अपना काम तो वह कर ही रही है। तो यह जो शिक्षा की जागरूकता है, जिसकी बार बार वकालत प्रेमचंद करते हैं, वे हमें दिखती है कि शिक्षा से ही और संगठन से ही जो वंचित वर्ग है, जो किसान का वर्ग हो, या यहाँ जो विभिन्न जो छोटे मोटे पेशकार हैं, उनका जो वर्ग है, वो उनको एक करके देखते हैं। ऐसे कई जगहों पर वो प्रेमचंद बतलाते हैं कि किसानों का काम कुम्हारों से संबंधित है, किसानों का काम मोची से संबंधित है। आज भी मैं जहाँ रहता हूँ, व्यापार विहार में जहाँ मेरा कार्यालय है, वहां मैं देखता हूँ कि हाल ही में एक मोची आया, तो सड़क पे उसको उतनी कमाई नहीं हो रही, लोग बोट पॉलिश वगैरह कराने की इतने यहाँ शायद प्रचलन न हो, जो भी हो, तो उसको कम पैसे मिलते हैं। तो आज उसका बच्चे को वो बिठाया है व्यापार विहार में, और खुद वो महाराणा प्रताप से आगे कहीं और बैठता है। तो हमने उसके बच्चे से पूछा कि अब तक कितनी कमाई हुई दोपहर तक, उसने कहा कि 10 रुपए बोहनी हुआ है।
वह बड़ा होनहार लड़का, चमकता हुआ चेहरा, और पढ़ाई कर रहे हो? तो हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। किस क्लास में? 9वीं में। वो 9वीं का बच्चा वो आगे अपने 8-10 किलोमीटर आगे किसी जगह पे रहता भी है, वो अपने पिता के कहने पर वहां बैठता भी है। हमने बोला कल कितना कमाए थे? 100 रुपए। कल वह 100 रुपए कमाए, उसके पिता भी कुछ कमाए होंगे, बाइक भी है उसकी, जो उसका जो टूल किट है, जो उसकी जो टूल्स का जो डब्बा है वो बहुत सुंदर प्यारा, हर तरह से स्वस्थ, लेकिन शिक्षा के प्रति जागरूकता भी है। मगर ऐसी जो समस्याएं हैं कि रोज पैसे चाहिए, और पिता को भी अकेले अगर नहीं बन रहा है तो वह बेटे को भी दिखा रहा है और खुद कहीं और बैठ रहा है, दोनों मिलकर कमा रहे हैं। मगर शिक्षा के प्रति जो जागरूकता उस सड़क पर बैठने वाले श्रमिक की बेटी में है, या मॉल में या चश्मा घर में काम कर रहे लोग जो 6,000 रुपये या 8,000 रुपये या 4,000 रुपये काम कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यह एक बेहतर परिदृश्य है। दुखद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर सच्चाई है कि ऐसा है। आज भी हम लोग 10 रुपये और 20 रुपये की कीमत नहीं समझते हैं। एक 9वीं का बच्चा जो कितना छोटा है वह उसकी कीमत समझता है। अभी कहीं मुझे व्हाट्सएप पे ही मैसेज आया था कि अपने अपने सोचने की बात है, कोई बच्चा जो है वो गुब्बारा खरीदकर खुश हो रहा है, कोई बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश हो रहा है, और कोई बच्चा गुब्बारा को फोड़कर खुश हो रहा है। ये अलग अलग विसंगतियां हैं, और एक ही समय में कई तरह की विसंगतियां रहेंगी। प्रेमचंद के समय में भी एक साथ कई तरह की विसंगतियां थी, उन सब पर उनकी नजर जाती, जिसकी हम लोग बात करते हैं कि वे जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर वो बल देते थे। मगर क्या वे यही करते रहे? अपने परवर्ती दिनों में वे बिल्कुल हार्ड कहानियां लिखते हैं। ठीक है कि बड़े घर की बेटी में भी हृदय परिवर्तन होता है, वह अंत में उस अलगोजे को, उस बंटवारे को वह महिला रोक लेती है, वह बहू दोनों भाइयों के झगड़े को रोक लेती है बड़े घर की बेटी ने, आनंदी। और वह कहानी कौन सी है? जिसमें बूढ़ी काकी, ईदगाह, जिसमें नहीं बूढ़ी काकी, जिसमें वह अंत में जूठे पत्तल में जो पूरियां हैं और लड्डू हैं उसको खाकर, क्या अद्भुत कहानी है वह। तो इतना मनोवैज्ञानिक चित्रण करना आसान नहीं है। सरल शब्दों में इस तरह की मनोवैज्ञानिक बनावट को कर देना एक खासियत है प्रेमचंद की। बिल्कुल वो एक बूढ़ी स्त्री जो है, जो जिसको अपनी संतान नहीं है, तो वे अपने भतीजे को सब कुछ लिख देती है। बाद में वो भतीजा बदल जाता है और शादी का प्रवेश है, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, तो वहां भी एक पात्र है, वह जो व्यक्ति है, जो उसका भतीजा है और जो उसकी पत्नी है, दोनों क्रूर हैं और उसका ध्यान नहीं रखते। या उसकी जीवा, जो कहते हैं कि बुढ़ापे में व्यक्ति, या हम सभी हर उम्र में व्यक्ति अच्छे खाने को तो खाना ही चाहता है इसमें, लेकिन फिर भी बुढ़ापे की वो कहानी है, उसमें वो बुढ़ापे का मनोविज्ञान है, वो बच्चे की तरह सोचता है कि वह उसकी खुशबू को, वो वहां जाती हुई है बूढ़ी काकी, उसको फटकार लगा दी जाती है और फिर वो शर्मा जाती है, अपने कमरे में उसको बंद कर दिया जाता है और फिर रात हो जाती है, लोग भूल भी जाते हैं। मगर उसी भतीजे की जो छोटी बेटी है वह उसकी मदद करती है और उसके पास जो उसके अपने हिस्से की जो पूरी होती है वह ले जाकर देती है वो अपनी काकी को, फिर वो खाती है। और लेकिन उसका पेट नहीं भरता है, वो पूछती है कि क्या हमें और दो, तो कहती है कि माँ तो गुस्सा करेगी क्योंकि माँ तो सब कुछ बंद की हुई है। तब तक उसकी माँ देखती है कि मेरी बेटी जो है मेरे बगल में सोई हुई थी, वो सोई हुई नहीं है। फिर वो जाती है तो पाती है कि दोनों वहां हैं। फिर नहीं, इससे पहले ही वह कहती है कि चलो, बूढ़ी काकी बोलते हैं कि मुझे उस पत्तलों के बीच ले चलो जहां मेहमान लोग खाना खाए थे। फिर वह जाकर उन पत्तलों के बीच जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको खाती है और तब तक अपनी बेटी को ढूंढती हुई वह स्त्री आती है और देखती है कि जो है वो इस तरह से दृश्य है कि उसकी बेटी खड़ी है और उसकी बूढ़ी काकी जिसकी संपत्ति पर वह गुजर बसर कर रही है वह जूठे पत्थर चाट रही है। दिनकर की भी पंक्ति याद कीजिए या निराला की पंक्ति याद कीजिए, जो भिक्षु करता है उसको भी याद कीजिए। ये सब एक जैसे परिदृश्य हैं और आज भी कोई बहुत परिदृश्य हमारा बदला नहीं। आज भी आपको ऐसे अर्धनग्न लोग अपने ही शहर में मिल जाएंगे
गीत चतुर्वेदी ने भी अपनी एक कविता लिखी थी मदर इंडिया, जिसके भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार भी मिला, उसमें भी ऐसा ही परिदृश्य है, ऐसी महिलाएं ऐसे पुरुष मिल जाएंगे। तो वहां भी अंत में वह प्रार्थना करते कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ करना, फिर वह अपना उस जहाँ पूरा खाना रखा हुआ है उसको वो लाती है और बतलाती है कि आप सब कुछ खाइए, परोसती है। तो बड़े घर की बेटी हो या बूढ़ी काकी हो, यहाँ हृदय परिवर्तन है, लेकिन कफन या ठाकुर का कुआं या फूस की रात, यहाँ और बिल्कुल नग्न सच्चाई है। तो प्रेमचंद या कोई भी बड़ा लेखक जो है, उनके पात्र बदल रहे होते हैं, विकसनशील होते हैं। लेखक का पात्र भी बदल रहा है और लेखक स्वयं भी बदल रहा है। यह ताकत है प्रेमचंद की कि प्रेमचंद ने अपने ही हृदय परिवर्तन फॉर्मूला नहीं था वह, क्योंकि साहित्य में आप एक रस के लिए भी जाते हैं और कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। एक विशंभरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ताई, कई लोग पढ़े होंगे आप लोग, उसमें भी हृदय परिवर्तन होता है। तो वहां हृदय परिवर्तन से होते हुए प्रेमचंद यहां तक गुजरते हैं। तो यह जो उनके अंदर का जो बदलाव है, एक रचनाकार का बदलाव है, जो दृष्टि में और क्षिप्रता आ रही है, इस कारण से भी प्रेमचंद प्रासंगिक है। तो बात की और ऐसी कई कहानियां और उदाहरण जैसा उपन्यास भी आप जान ही रहे हैं कि हैं, जिनमें इस तरह के परिदृश्य उभर कर आते हैं। ज्यादा समय तो नहीं ले लिया हमने, और देखता हूँ और कुछ पॉइंट्स हमें इस पे ज्यादा हम इस पे बात नहीं कर पाएंगे। कई उनके ऐसे लेख हैं, मसलन जैसे कि मैंने शुरू में बात कही कि वे हिंदी और उर्दू के बीच सेतु बने रहे, तो वे बता दीजिएगा, तो समय हो गया, अधिकांश चीजें हमने कवर कर ली है। जी जी, तो हिंदू उर्दू की एकता यह उनके लेख का विषय है। प्रेमचंद जो जी रहे हैं वे लिख भी रहे हैं, तो वे हिंदी और उर्दू के बीच सेतु बने हुए हैं। शुरू जैसे कि हमने चर्चा उसकी कर ली है, बाद में इस पर वे लेख भी लिखते हैं, हिंदू उर्दू की एकता, या फिर उपन्यास पर भी वे लेख लिखते हैं, या कहानी कहने की कला पर भी उनका लेख है, या जीवन में साहित्य का स्थान, इस पर भी लेख है। महाजनी सभ्यता, यह भी उनका लेख है। तो इस तरह से प्रेमचंद कई कई रूपों में है, जिन भूमिकाओं में है, अगर वे उपन्यासकार की भूमिका में है, कहानीकार की भूमिका में है, तो वह तो कर ही रहे हैं, साथ साथ निबंध के रूप में कहानी कला पर भी लिख रहे हैं, निबंध के रूप में उपन्यास पर भी लिख रहे हैं। और जिसकी चर्चा हुई कि प्रगतिशील लेखक संघ के पहले ही अधिवेशन में 1936 में जो उनका भाषण है, साहित्य वह बाद में साहित्य का उद्देश्य नाम से संकलित है, उसमें वे साहित्य के उद्देश्य पर भी बार बार चर्चा करते हैं, और जीवन में साहित्य का क्या स्थान हो सकता है इसकी बात भी करते हैं। एक चीज और जो इस आलेख में भी कही है, जिसको मैं आज ठीक से मैं सोच रहा था कि मैं इसको पढ़ लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं बन पाया अवसर। तो प्रेमचंद जो है, कोई भी बड़ा लेखक, कोई भी एक युगांतरकारी व्यक्तित्व जिस धारा में आता है, पहले की धारा में आते हुए भी, उसमें अपना योगदान करते हुए भी कुछ अपना भी जोड़ता है। तो प्रेमचंद ने ऐसा अपनी ओर से क्या जोड़ा? जो पौराणिक आख्यान जो चल रहे थे, या जो दूसरी तरह की कहानियां चल रही थी, जिनमें कई तरह के दूसरे भाव थे, या अय्यारों वाली कहानियां चल रही थी, खत्री जी को याद कीजिए, तो त्रिस्म प्रधान कहानियां चल रही थी, तो प्रेमचंद वहां भी एक यू टर्न लेते हैं और वे उन पात्रों को उठाते हैं जो कभी उस तरह से चर्चा के केंद्र में नहीं आए थे। उनके उपन्यास में अल्पसंख्यक भी जो है वे नायक बनते हैं आजादी के संघर्ष में, महिलाएं बहुत मुखर हैं और दूसरे पात्र मुखर हैं, सूरदास जो है रंगनाथ वह मुखर है। तो कहीं ना कहीं यह भी एक बड़ा लेखक करता है, या कोई भी युगांतरकारी व्यक्ति उस काम को भी करता है कि वह अपनी बनी बनाई धारा के बीच कुछ अपनी चीजें भी करता है, अपना भी जो उनका जो यथार्थ का स्वर था, जो बिल्कुल देखा भोगा हुआ था, जिसके लिए उन्होंने बॉम्बे तक को छोड़ दिया, वे सब चीजें भी उनके यहाँ हमें मिलती हैं। तो एक निगाह मार लेता हूँ कोई और कोई ऐसा बिंदु रह गया हो। जी जी तो बहुत सारा कवर था जी, मैं पढ़ने वाला था तो उसको मैं पढ़ नहीं पाया।
तो ये सारी चीजें लगभग हमें कई बार क्या होता है कि लिखते हुए आपको वो चीजें याद भी रह जाती हैं। कई बार लिखने से वे चीजें याद हैं, तो वो एक तरह से बेशक हमने आलेख का पाठ नहीं किया, लेकिन आलेख के बिंदुओं को ही आपके समक्ष रखा। एक और जो प्रेमचंद का जो कुछ उपन्यास हैं उनमें वैश्विक साहित्य की भी कुछ हमें अनुगूंज मिलती है। और एक लास्ट में मैं यह कहूंगा कि वे अनुवादक की भूमिका में भी रहे हैं प्रेमचंद। आपको याद होगा, हम सभी लोग पढ़े हैं पिता का पत्र पुत्री के नाम, जो नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखते हैं, पिता का पत्र पुत्री के नाम, वह पूरा अनुवाद प्रेमचंद ने ही किया है। तो एक सुखद आश्चर्य होता है, कई लोग जान रहे हैं, कई लोग नहीं जान रहे हैं, तो एक सुखद आश्चर्य होता है कि इस व्यक्ति ने इतनी कम उम्र में लगभग 25-26 साल की जो लेखकीय जीवन की सक्रियता है उसमें इतना काम किया और इन सवालों के साथ मुठभेड़ किया। और क्या यह प्रेमचंद के लिए आसान था वर्णाश्रम व्यवस्था की विरोध करना? उसका जो विरोध किया है प्रेमचंद ने अपने साहित्य में, इसके लिए उसी बनारस में उनका विरोध भी हुआ। महात्मा गांधी को भी उसी बनारस में कुछ एक संगठनों ने काले झंडे दिखलाए थे और प्रेमचंद का भी विरोध हुआ था, लेकिन वह उस विरोध के बावजूद अड़े रहे। यह ताकत है कि वह उसकी परवाह नहीं की और जातिगत भेद या नस्लगत भेद जो देख रहे थे कि जर्मनी में भी अजूबियों के साथ किस तरह का हो रहा है, या सोवियत क्रांति जिनमें उनको एक आशा की किरण दिखाई दी, तो सारे भाव उनके अंदर आए, मतभेद भी आए, असमानता का प्रतिकार भी आया और कहीं कहीं मनुष्यता की जो आशा हो सकती है कि नहीं कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, वह भी आए। तो उनके पात्रों में जहां खल पात्र भरे हुए हैं, तो कई बार किसी बच्चे के माध्यम से वे कुछ अच्छे पात्रों का सृजन कर देते हैं और अपने को, हम सभी को उसके साथ बांध लेते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो लोकतंत्र को लेकर जो उनकी सोच थी, आजादी को लेकर जो वह सोचते थे कि आजादी के बाद हमारे कुछ लोगों को सुविधाएं मिलेगी, कुछ लोगों को नहीं मिलेगी, तो जिन लोगों को नहीं मिलेगी इसकी चिंता वे लगातार करते रहे। इसी में उनकी प्रासंगिकता है कि वह इस बहुवर्णी की जो बहुरंगी दुनिया है और जिनमें कई लोग हाशिए पर आ गए हैं, उनको भी हम कैसे शामिल कर सकें और अपने लोकतंत्र को सही मायनों में लोकतंत्र बना सकें, यह हम कोशिश करते रहे अंत तक। धन्यवाद कि आप लोगों ने अवसर दिया। शुक्रिया। धन्यवाद अर्पण कुमार जी। बहुत विस्तृत और प्रेमचंद के साहित्य के विभिन्न पहलुओं को हमारे समक्ष रखा। कुछ ऐसे अनछुए पहलू भी हमारे सामने आए जो अभी तक हम नहीं जानते थे प्रेमचंद जी के लिए। प्रेमचंद का होना, प्रेमचंद को समझना आज भी उतना ही आवश्यक है उनके साहित्य के हिसाब से जो आज के परिदृश्य में हमें दिख रहा है। मैं विस्तृत समय में लेकर आज इस कार्यक्रम स्थल में पूर्व विधायक श्री चंद्रप्रकाश वाजपेयी जी, उषा वाजपेयी जी और कहानीकार श्री राम कुमार तिवारी जी, लेखक शाकिर अली जी और शिक्षाविद महाराष्ट्र से यहाँ आए हुए हैं मौला नानकर जी, शिव साथी जी, और इस परिसर की और एक विशेष बात की युवा साथी हमारे साथ निकल कर आ रहे हैं काम करने के लिए। फैज, जिशान, धीरज शर्मा, इन सबका मैं स्वागत कर रहा हूँ और आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कार्यक्रम की आज की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी जी को, जो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं और शहर में होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों में अपने योगदान देते हैं। डॉक्टर रंजना चतुर्वेदी। धन्यवाद शिरोही जी। आज के इस कार्यक्रम के विषय में सबका मानना है, यह कार्यक्रम प्रेस क्लब और प्रगतिशील लेखक संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है।
उपयोगी, बहुत ही जरूरी कार्यक्रम है ये। इस कार्यक्रम में मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए बहुत आयोजकों की बहुत आभारी हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान अर्पण कुमार जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मूर्धन्य पत्रकार आदरणीय श्री रत्ना शर्मा जी, वीरेंद्र गहवई, अध्यक्ष प्रेस क्लब, जिन्हें जैसे मुझे पता चला मैं पेपर में अखबारों में पढ़ा कि अभी आपका चयन हुआ, आपको बहुत बधाई। और ऐसी आशा है कि आप इस प्रेस क्लब के माध्यम से अनेकों साहित्य कार्यक्रम करवाएंगे और ऐसे हम लोगों को याद करेंगे। ऐसे मुझे उधर बैठने में ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि उधर कुछ सीखने मिलता है, यहाँ भी सीखने मिला। अब अर्पण कुमार जी ने बहुत कुछ कहा और निवृत्तमान अध्यक्ष प्रेस क्लब के तिलक राज सहूजा और इस कार्यक्रम के कुशल संचालक डॉक्टर शर्मा और मेरे बिलासपुर नगर के प्रबुद्ध श्रोतागण जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी कार्यक्रम में, बड़े ही शालीन, चूंकि प्रबुद्ध हैं इसलिए ऐसे श्रोताओं का भी मैं वक्त आभार व्यक्त करती हूँ कि इतनी देर से आप सुन रहे हैं और मुझे भी अभी सुनेंगे। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि बहुत कुछ आदरणीय श्री शर्मा जी ने और अर्पण कुमार जी ने कह दिया। जैसा कि विदित है कि आज बहुआयामी कलमकार श्री मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है और इस अभी जो युग चल रहा है, अभी जो युग में कहना चाहिए, अभी जो समय चल रहा है, अभी हम महामारी से थोड़े से मुक्त हुए हैं। थोड़े से इसलिए क्योंकि 2 लहरें चली गई और कहते हैं कि तीसरी लहर भी आएगी। अभी तीसरी लहर क्या करेगी और क्या नहीं करेगी ये सोच के बहुत दहशत हो जाती है मन में। वर्षा ऋतु चल रही है, चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि बाढ़ आ गई, सब जगह बाढ़ आ रही है, लोग बाढ़ में मर रहे हैं, घिर गए हैं। बाढ़ जब चली जाएगी तो भी बहुत महामारियां फैलेंगी। किसान आंदोलन चल रहा है, देश में बहुत उठापटक चल रही है, तो ऐसे समय प्रेमचंद का याद आ जाना लाजमी है क्योंकि ऐसा ही कुछ समय था जब उनका जन्म हुआ। 1880 से लेकर 1936 तक वो हमारे बीच रहे। हमने उन्हें अवश्य नहीं देखा, लेकिन वो ऐसे व्यक्ति थे जो अपने को छोड़ गए हमारे बीच। बचपन में उनकी कहानियां पढ़ी, ठाकुर का कुआं, जब मैंने उसको पढ़ा था तो मुझे एक अजीब सी दहशत हो गई कि जब वो कहते हैं कि वो कोई आने लगा और पानी भर रही थी उसमें से और रस्सी छोड़ के वो चली जाती है और रस्सी जो है वो गोल गोल होते हुए कुएं में चली जाती है और जोर से आवाज होती है, तो हमारा बाल मन थोड़ा घबरा गया। मुझे कुछ कहानियां जो मैंने स्कूल में पढ़ी थी बहुत याद है, जैसे कि मुझे हार की जीत भी याद है बहुत अच्छे से, जिसमें बाबा भारती कहते हैं कड़क सिंह से कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना। आप सब जानते हैं उस कहानी के बारे में, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस घटना का जिक्र कभी किसी से मत करना, नहीं तो लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। वो लाइन मुझे हमेशा याद रहती है, वो कहानी मुझे हमेशा याद रहती है और पंच परमेश्वर भी याद रहती है कि उस समय ऐसा लगता था बहुत ज्यादा हम लोग शायद समझ में नहीं पाते थे कि क्या है इस कहानी में, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए फिर समझ में आया। तो ये 3-4 कहानियां जो है वो प्रेमचंद जी की बहुत याद है। उस समय तो नहीं पता था कि उनके लेखक कौन है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए ऐसा लगा कि प्रेमचंद जी की कहानियां हैं क्या, यस
और जब से मैं आप लोगों से जुड़ी, प्रगतिशील लेखक संघ के लोगों से जुड़ी, तब से प्रेमचंद जी के लिए मन में एक अलग प्रकार से सम्मान उत्पन्न हुआ कि जो गरीबक लेखक थे, एक बहुआयामी लेखक थे, जिन्होंने कहानी से लेकर नाटक से लेकर सभी जितने भी विधाएं हैं उन सब में कलम चलाई। वो एक अलग प्रकार के लेखक थे। जब उनका जन्म हुआ तो हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और इस स्वतंत्रता संग्राम की वाइब्रेशंस शायद उस धनपत के पूरे मन मस्तिष्क पर पड़ा। ऐसे तो उस समय बहुत बच्चों का जन्म हुआ होगा, यदि वाइब्रेशंस जाते तो सभी में जाते, लेकिन विशेष प्रतिभा के धनी एक कहा जाए तो एक ऋषियों की तरह थे, वो एक देवत्व पुरुष थे। तब जाके उन्होंने इतना कुछ लिखा। उन्हें ईश्वर का कहीं न कहीं एक आशीर्वाद था, बिना ईश्वर के आशीर्वाद की इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं, इतनी सारी रचनाएं, 300 से ज्यादा कहानियां, एक से एक उपन्यास कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के अंदर झांक नहीं सकता इतना ज्यादा जितना उन्होंने झांका गरीबों के मन में, किसानों के मन में, महिलाओं के मन में, छोटे बच्चों के मन में, अछूतों के मन में। पता नहीं कहाँ कहाँ नजर चली जाती थी उनकी। तो ऐसे चक्षु मिले थे उनको जिनसे वो देखते थे और अपनी कहानियों को वो गढ़ते थे, अपने साहित्य को गढ़ते थे और एक महान साहित्यकार बनकर आज हमारे सामने उनकी रचनाएं छोड़ गए हमारे समक्ष। तो हम लोग कहाँ जान पाते कि कोई प्रेमचंद जी भी थे। चूंकि उनकी कहानियों में ऐसी बात थी इसलिए लोगों ने उनको पसंद किया। मुझे लगता है कि 8 साल की उम्र में उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। आप सब जानते हैं, फिर भी मैं कुछ बातें यहाँ कहना चाह रही हूँ कि 8 वर्ष की उम्र में उनकी माता का देहांत हो गया। उस बच्चे से पूछिए कि उस उम्र में तो ये भी नहीं जानता कि माँ कहाँ चली गई। कई बार बच्चों को कहना पड़ता है कि माँ कहीं और गई है, आएंगी। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है समझ जाता है कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। कहना पड़ता है कि भगवान के पास चली गई आदि आदि। ऐसे उम्र में वो उनकी माता उनको छोड़कर चली गई। अब बिना माता का बच्चा कैसे पढ़ता है ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एक माँ होने के नाते मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि जिनकी माँ नहीं होती होंगी कितनी चीजों से वंचित रह जाते हैं। उसके बाद उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और दूसरी माँ गई। कहते हैं कि जब माँ दूसरी आ जाती है तो पिता तीसरा हो जाता है। तो ऐसे बच्चे जो कि माता और पिता के प्यार से जो वंचित रहा, जिसके अंदर दुख था, तो जब हमारे अंदर बहुत दुख होता है तो हम सब दुखियों के प्रति आकर्षित होते हैं। शायद ऐसा कुछ भी उनके साथ हुआ होगा, उनसे पूछने के लिए तो हम नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं ये कहती हैं कि बहुत अंदर से उनके कुछ था, कुछ एक तड़प थी जो उनको इस प्रकार से लिखने के लिए मजबूर करती थी। और जो लिखते थे बड़े बहुत खरा लिखते थे, वो बहुत खरी बातें करते थे। आजकल के लोगों की तरह नहीं थे कि इतना खरी बातें आजकल के लोग नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे कारण रहे होंगे जिनकी वजह से उनके मस्तिष्क में इतनी बड़ी बड़ी बातें आ जाती थी और इतनी बड़ी बड़ी बातों को लिख देते थे। 26-27 साल की उम्र से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, अंत तक लिखते रहे। मंगलसूत्र उनका आखिरी उपन्यास था जो वो पूरा नहीं कर पाए शायद। मैं बहुत ज्यादा तो साहित्य के बारे में दखल नहीं रखती, लेकिन चूंकि स्कूल में तो साइंस की तरफ मैं चली गई और इसलिए साहित्य, लेकिन फिर भी साहित्य से एक रुचि है क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है। यदि समाज के सरोकार है आपको तो साहित्य आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही चाहिए। तो ये बहुत सी बातें थी जो और बहुत सारी बातें अर्पण कुमार जी ने भी आपको बताई। अब हम आज के प्रमुख टॉपिक पर आ जाते हैं कि प्रेमचंद का साहित्य और किसान। अब किसान की जब बात आती है तो बहुत सारी कहानियां उन्होंने किसान को भी दी,
सेंटर में रखकर, केंद्र बिंदु पर रखकर लिखी। और ये भी उनकी विशेषता थी कि किसान भी था उनकी कहानियों में, और पूरे समाज में जो लोग थे उनको लेकर वो कहानियां लिखते थे। समाज के बहुत सारे लोग इन कहानियों से जुड़ जाते थे कि हमारे बिंदु में भले ही किसान था, जैसे गोदान, उसके केंद्र बिंदु में किसान ही है। तो गाय खरीदने के लिए 80 रुपए का ऋण लेना, और उस ऋण, और फिर उसके उनके भाई के द्वारा कुछ आपस में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो वो भाई जो है उस गाय को जहर दे देता है, वो गाय मर जाती है। और उसके बाद बहुत कुछ होता है, वो और ऋण ले लेते हैं वो, और इस प्रकार से ऋण के पहले दबते चले जाते हैं। सॉरी, वो जो कहानी की भोला नाम है शायद, ठीक बोल रही हूँ, तो भोला और धनिया। तो वो बहुत परेशान हो गए, और इस बीच बहुत सारे कथानक उस गोदान में घूमते हैं, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है घोड़ा की, और बहुत सारा ऋण उसके ऊपर आ जाता है, और उसका जो भाई रहता है वो उस ऋण को भी नहीं चुका पाता है, चुकाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो खुद भी जो कहानी का मुखिया है वो भी ऋण को चुकाने के लिए बहुत परेशान रहता है, लेकिन और ज्यादा ऋण उसके ऊपर आता चला जाता है। और लास्ट में फिर उसके मरने के बाद उसकी स्मृति में उसका भाई एक गाय दान करना चाहता है, और ये गोदान उसका शीर्षक रहा लास्ट के लिए। तो इस प्रकार से वो जो प्रेमचंद जी थे वो बहुत परेशान इसलिए रहते थे कि किसान को ऋण मुक्त होना चाहिए, और मेरा किसान जो है वो ऋण के तले दबता चला जा रहा है, जो उन्हें मंजूर नहीं था। उन्होंने बहुत जीवंत लेखन किया है इस बारे में, किसान के बारे में। सबसे पहले उन्होंने प्रेमाश्रम एक कहानी लिखी, जिस कहानी में उन्होंने किसानों के बारे में जिक्र किया। उसके एक राज्य किसान से संबंधित है, सवा से गेहूं भी किसानों से संबंधित है, और बहुत सारी उनकी कहानियां हैं जो किसानों को केंद्र बिंदु में रखते हुए उन्होंने लिखी। किसान बोलते ही हमारे मस्तिष्क में एक गरीब इंसान की, पतले दुबले इंसान की छवि सामने आ जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये सोचें कि किसान है कौन, हम किसान किसको मानते हैं? उस जमींदार को जिसके पास बहुत सारी जमीन है, जैसे हमारे चंद्र प्रकाश भाई बैठे हैं, क्या वो किसान है? और भी यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारी जमीन है, जो जमींदार हैं, और छत्तीसगढ़ में उनको गौटिया कहते हैं। उनके पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन वो कभी खेत में जाकर खेती नहीं करते। या फिर अमिताभ बच्चन भी अपने आप को किसान कहते हैं, रॉबर्ट वाड्रा भी अपने आप को किसान कहते हैं, सब में किसान कहते हैं, जमीन खरीद के रखी है। और भी बहुत सारे नाम हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ नहीं कर पा रही हूँ। तो क्या वो किसान है, या फिर वो जो कि खेत में काम करता है वो किसान है? तो जो खेत में काम करता है, यदि वो किसान है तो जमीन तो उसकी नहीं है, जमींदार उससे काम करवाते हैं, वो जमींदारों का काम करता है। छोटी मोटी जमीन का टुकड़ा रहता है उसके पास, उसमें वो उस टुकड़े भर जमीन से वो अपने परिवार का खर्च नहीं चला सकता, इसलिए वो दूसरे जो बड़े जमींदार होते हैं उनके खेतों में जाकर काम करता है। तो क्या वो किसान है, क्या वो मजदूर है? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। मैं अक्सर सोचती हूँ आज जो चल रहा है कि वो जो दिल्ली बॉर्डर में बैठे हैं वो किसान है, कि वो मेरे छत्तीसगढ़ के किसान जो अभी पानी गिरने के बाद अपने खेतों में काम कर रहे हैं वो किसान है, या पूरे देश भर के किसान जो वहां नहीं बैठे हैं लेकिन अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं, या जमींदार की मजदूरी करने खेतों में जा रहे हैं काम करने, वो किसान है। आप लोग बहुत यहाँ पर प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, शायद मेरी इस जिज्ञासा को शांत कर पाए कि आखिर किसान है कौन, हम किसको किसान माने? यदि वो जमींदार के घर काम करता है तब तो वो गरीब हुआ, तो किसान गरीब है। लेकिन यदि मेरे पास 200 एकड़ जमीन है और मैं खेती करवाती हूँ तो भी मुझे किसान कहा जाता है, तो क्या मैं गरीब हूँ?
सभी जो किसान है वो गरीब नहीं है। बहुत सारा क्लासिफिकेशन यहाँ पर हो जाता है किसान का। अब जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, यूपी बॉर्डर पर, वो लोग बहुत अच्छी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं। वो क्यों बैठे हैं आंदोलन में? आराम से बैठे हैं 8 महीने से। जरूर उन्हें कहीं ना कहीं से आश्वासन मिला है कि चलो ठीक है, आप बैठो, हम आपको सब देख रहे हैं, सब व्यवस्था करेंगे। उनके परिवार के लिए भी शायद उनके पास पर्याप्त सामग्री है, जो उनका परिवार भी आराम से है, और कोई दूसरे होंगे वहां पर कमाने खिलाने वाले, तो इसलिए वो बैठे हैं। अब बात यह है कि ये समस्या जो है किसानों की पूरी कैसी हो, क्या चाहता है हमारा किसान? उस किसान से जो अभी खेतों में काम कर रहा है हम पूछने नहीं जाते, जानना चाहिए, उसका रिव्यू लेना चाहिए कि वो क्या चाहता है, उसको समझाना चाहिए हमें। यदि वो अनपढ़ है, उसके पास छोटा जमीन है, तो हमें अपने स्तर पर लाने के लिए या उसका स्तर बढ़ाने के लिए किसान को, जैसा प्रेमचंद जी चाहते थे, जैसा मुंशी प्रेमचंद ऐसा चाहते थे कि मेरे देश का किसान जो है वो ऊपर आ जाए, उसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़े और थोड़ा और बढ़ते बढ़ते और बढ़ जाए, और वो भी किसी और को काम दे, रोजगार दे। तो कहने के लिए ये बात, जैसा कि हम लोग पढ़ाते हैं या हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति को सीखना चाहिए। व्यक्ति सीखता रहता है बचपन से लेकर, यानी जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वो सीखता है। कैसे सीखता है? सभी चीजें जो सुनता है वो। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं उधर बैठना चाहती हूँ, क्योंकि उधर बैठ के शायद कुछ ज्यादा सीखा जा सकता है। तो हम किसी भी बात को मस्तिष्क यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से मस्तिष्क तक ले जाते हैं, और मस्तिष्क में उसका फिर मंथन, चिंतन, मनन होता है, और इसके बाद जो चीजें हमें बहुत ज्यादा छू जाती हैं उनको हम अपने हृदय से सोचना शुरू करते हैं, और फिर उसको अपने व्यवहार में परिणत कर लेते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजों को व्यवहार में लाना होगा। हमारी बातें, हम बातें बहुत करते हैं, जैसे हम आज भी बात कर रहे हैं और विगत कई वर्षों से बात कर रहे हैं, गरीबी की बात कर रहे हैं। हम प्रेमचंद जी करते चले आ रहे हैं गरीबी की बात, फिर हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता के बाद भी हम गरीबी की बात करते रहे। गरीबों की बात यदि करते तो शायद आज तक 70-75 वर्षों बाद हमारी जो गरीबी है वो आधी या कम से कम 3/4 तो 1/4 तो खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं, गरीब जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं और अमीर जो है वो अमीर होते चले जा रहे हैं। तो हम सारी चीजें मनाते हैं, प्रेमचंद जी की जयंती मनाते हैं, लेकिन हम शायद आग के साथ नहीं करते उनकी बातों को। वो क्या चाहते थे, हम तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे जब हम ये अपने मन में सोचेंगे कि वो क्या चाहते थे। यदि हम किसी को बहुत चाहते हैं, यदि हम किसी का बहुत सम्मान करते हैं, तो उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा, तब तो सम्मान है, तब तो हमारा स्नेह है उसके प्रति हमारा सम्मान है, हमारा उसके प्रति हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वरना आज बात की और कल भूल गए, तो ऐसा तो शायद मेरे हिसाब से हो सकता है कि मेरी बातों से आप सहमत ना हो, लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि मुझे उनके बताए गए मार्ग पर चलना होगा। वो जिन चीजों पर चिंतित रहते थे उन चीजों को मुझे सुधारना होगा, सुधारना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ कर दिया, उन्होंने इतना कुछ किया जो आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम ऐसे मुकाम पर आकर खड़े हैं, हमारा देश, पूरा विश्व ऐसे मुकाम पर आकर खड़ा है कि हम किन कर्तव्य विमूढ़ से अपने आप को महसूस कर रहे हैं। आज बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, 2 साल से बच्चे बिना पढ़े परीक्षाएं दे रहे हैं। बड़े खुश है बच्चे कि चलो घर में लिखने मिल रहा है, सब हो रहा है, लेकिन जब वो बाद में उनको पता चलेगा कि क्या है आज स्थिति क्या है, ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। हमारा सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, जानते हैं कि आज इस देश की क्या स्थिति है। तो मेरा ये कहने का अर्थ है कि हम जो भी
या जो भी हम सुनते हैं या जो भी हम सूचनाएं हमारे अंदर हैं उनको हमें व्यवहार रूप में परिणित करना होगा। ज्ञानी लोग कहते हैं कि यदि आपने कुछ ज्ञान की बातें सुनी या ज्ञान की बातें पढ़ी और उसको अपने में आत्मसात किया और उसको व्यवहार में परिणित नहीं किया तो वो केवल सूचनाएं हैं आपके पास कि सदा सत्य बोलना चाहिए, ये केवल सूचना है हमारे पास। हमें अपना काम खुद करना चाहिए, ये केवल सूचना है हमारे पास। ये बहुत सारी सूचनाएं, ये तो भरा पड़ा है ये आपका मोबाइल ज्ञान से। इतना ज्ञान है इसमें कि लोग सवेरे सवेरे फिर बोलने लगते हैं हाँ हाँ बहुत ज्ञान हो गया, बंद कर। तो ज्ञान की बातें को नहीं सुनना चाहता क्योंकि ज्ञान की बातें सुनकर मन उद्वेलित तो होता है कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए, पर हम करना नहीं चाहते। तो उन सूचनाओं को जब हम अपने व्यवहार में अपने कार्य में परिणित करते हैं तब जाकर हम ज्ञानी हो जाते हैं, तब हम विद्वान हो जाते हैं, तब हम ज्ञानी हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। ऐसा ही जब कुछ हम करते हैं करेंगे तब आदरणीय हमारे मुंशी प्रेमचंद जी के प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे। मैं अक्सर कुछ लोगों से पूछती हूँ कि हम बहुत सालों से, आप लोगों से तो मैं अभी जुड़ी हूँ कुछ सालों से, बहुत सालों से जो लोग इस प्रकार से जयंतियां मनाते हैं उनसे मैं जुड़ी हूँ। जैसे अब गरीबी की बात है तो मुझे पूछना पड़ता है कि ठीक है आप लोगों ने क्या किया गरीबों के लिए, आपने कुछ किया क्या? कुछ अपने आसपास के गरीबों का स्तर आपने ऊंचा उठाया क्या? उनके बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे थे उनको आपने पढ़ाई में आगे सहयोग किया होगा, जरूर किया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आजकल जो एक नया ट्रेंड है वो थोड़ा सा और खतरनाक है, फोटो खिंचवाना और सब जगह उसको अपलोड करना। तो क्या हम ये सब चीजें अपनी खुशी के लिए करते हैं? क्या हमें आत्मिक खुशी नहीं मिलती उन चीजों से? आत्मिक खुशी यदि मिलती है तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रेमचंद जी का जो साहित्य है, प्रेमचंद जी जो कहते हैं वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जितना उन्होंने कहा महिलाओं के ऊपर अत्याचार उतना बढ़ता जा रहा है, जितना हम बाहर में कर रहे हैं, जितना हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहते हैं उतनी विकृतियां बढ़ती चली जा रही है। आज पति पत्नी दोनों अर्बन मेंबर हैं, लेकिन वो बात नहीं है जो मैं अपने माता पिता में देखती थी, वो बात नहीं है जो पहले के लोगों में दिखाई देती थी। तो क्या ये प्रगति है हमारी? इस प्रगति का हम क्या करेंगे? बच्चों में आजकल देखिए थोड़ा पढ़ जाते हैं, बोलते हैं ना कि कम पढ़े तो खेत से गए और ज्यादा पढ़ गए तो गांव से गए। तो क्या पढ़ाई में हमें सिखाती है? क्या हमारा पुराना साहित्य ये हमें सिखाता है? हमने विश्लेषण सही ढंग से नहीं किया, उसका एनालिसिस सही ढंग से होना चाहिए। प्रेमचंद की हर एक किताब का मैं तो समझती हूँ कि एक महीने में एक बार इस प्रकार से बैठक हो और जो यहाँ के साहित्यकार हैं वो एक एक किताबों का एनालिसिस करें, उसका ऐसा विश्लेषण करें कि उसमें से क्या क्या चीजें निकल कर आ सकती हैं, कि सब पढ़कर आए उस किताब को और सब अपनी अपनी बातें कहें और वो सब बातें इकट्ठी की जाए और फिर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए कुछ करें। यदि हम प्रेमचंद जी को मानते हैं, यदि उनका सम्मान करते हैं, यदि उनसे स्नेह करते हैं, यदि उनसे प्रेम करते हैं तो हमें गरीबों को आगे लाना ही होगा, वरना हम नहीं करते इससे प्रेम। वरना मैं तो ऐसे समझती हूँ कि मैं उनसे प्रेम नहीं करती, हम सब नहीं करते उनसे प्रेम। उनके प्रेम को प्रदर्शित करने का एकमात्र यही उपाय है कि जो उन्होंने कहा, जो उन्होंने लिखा, उसको हम कार्य रूप में परिणत करें। हो सकता है आपको मैं पूरे विश्व बल्कि पूरी दुनिया के बारे में कह रही हूँ कि आज हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लोगों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कहते हैं ना कि गरीबों के लिए जो कार्य करते हैं वो बहुत अमीर हो जाते हैं और गरीब वहीं पर खड़ा रह जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमको झंझोड़ना पड़ेगा अपने मस्तिष्क को, अपनी आत्मा को, तब जाके ये कुछ होगा। एक
यथार्थवादी फिलॉसफी दिखाई देती थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी में दिखाई देती है। एक यथार्थवादी, एक आदर्शवादी, वो समाज से ऊंच नीच को खत्म करना चाहते थे। ये एक आदर्शवादी फिलॉसफी है और वो सबको जो दिखता था उसको सामने लाना चाहते थे। ये यथार्थवादी फिलॉसफी है। तो फिलॉसफर नहीं होते कोई भी, एक बहुत बड़े फिलॉसफर थे। उनकी कहानियों से हम उनको ऐसे फिलॉसफर मान सकते हैं। लगता है कि वातावरण बड़ा ही गंभीर सा हो गया, सब बहुत शांत हो गए और मैं अपनी वाणी को अब विश्राम देना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मुझे यहाँ पर मौका दिया बोलने का। जो मुझे समझ में आया, जो मैं समझती हूँ, मैंने कहा। हो सकता है कि आप लोग मेरी बातों से भी सहमत हैं, तो मैं बहुत मुझे प्रसन्नता है। और यदि नहीं है तो मैं जरूर आप लोगों से वार्तालाप करना चाहूँगी। वैसे तो हम लोग जब संगोष्ठी करते हैं तो प्रश्न भी पूछने के लिए कहते हैं, और यदि आप लोगों के मस्तिष्क में कोई प्रश्न हो तो अर्पण जी भी बैठे हैं और मैं भी बैठी हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आप लोगों का, प्रेस क्लब का और प्रगतिशील संघ का, आप सबका जिन्होंने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी जी। निश्चित तौर पे हम प्रेमचंद जी से स्नेह रखते हैं और प्रेरणा भी लेते हैं। मैं ये जो समय है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, वहाँ स्नेह के साथ संघर्ष की है और प्रेमचंद ने स्वयं भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किया था। जब वह प्रथम अध्यक्ष बने थे प्रगतिशील लेखक संघ के, उसी दौरान स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में 1936 में आंदोलन चल रहा था, जिसका उन्होंने समर्थन किया था। आज जो किताबों में लिखा जाता है उसको रोड पे उतर कर भी जीना पड़ता है, ये प्रेमचंद ने भी कहा है। उनका एक सेंटेंस है जो कर्मभूमि के अंदर वे स्वयं व्यक्त कर रहे हैं, और इसी के बाद हम कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ। कर्मभूमि में उन्होंने सलीम के शब्दों में कहा था, मुझे खौफ है कोई हंगामा ना हो जाए, अपने हक के लिए या बेजा जुल्म के खिलाफ रियाया जनता जोश में हो तो मैं उसे बुरा नहीं समझता, लेकिन यह लोग कायदे कानून के अंदर रहेंगे, मुझे इसमें शक है। इसका अर्थ प्रेमचंद हर प्रकार के जुल्म, हर प्रकार की असमानता, हर प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए, हर स्तर पर विरोध करने के लिए समर्थन देते हैं, विचार व्यक्त करते हैं। यही प्रेमचंद है। मैं कोई कुछ जोड़ना चाहता है तो कुछ लीजिए, अगर समय